उसके देखे लेखन, निबंध लेखन के प्रकार देखे, निबंध हाँ लेखन संबंधी महत्व की बातें उसमें वो भी देखा है। हाँ। अब हाँ। उसमें आगे हमको जाना है। हमको आज देखना है कहानी लेखन। यस। कहानी लेखन में ज्यादातर हमको ये देखना है कि कहानी यानी क्या, कहानी लेखन में कौन सी बातें हैं जो महत्वपूर्ण होती है। कहानी लेखन के बारे में हम अगर चर्चा करेंगे तो हमको ये कहना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति को कहानी सुनना भाता है। बचपन की यादें यहाँ पे ताज़ा होती है कि जब हमारे दादा दादी या कोई हमसे बड़े बुजुर्ग हमको बचपन में कहानी सुनाते थे और हमको कहानी सुनना अच्छा लगता था। स्कूलों में भी या पाठशालाओं में भी हमने चित्रों की सहायता से, मुद्दों की सहायता से कहानी लेखन किया है, जो कराया जाता है। कभी कभी क्या होता है कहानी लेखन में कि अधूरी कहानी देखकर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। अब ये अधूरी कहानी पूरा करने के लिए कहा जाता है, इसका मतलब ये कि इससे छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होने में सहायता मिलती है। पूरी कहानी पढ़ने के बाद, देखो जब हम पूरी कहानी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद किसी पात्र के मुख से उसी कहानी का पुनर्लेखन भी करवाया जाता है। चित्रों या मुद्दों के आधार पर आधारित कहानी जो है उसका लेखन पाठ कैसे किया जाए, इसका ढांचा भी रहता है। ढांचे के आधार पर कहानी भी हमने लिखी होगी स्कूलों में। तो कहानी के बारे में आगे हम ये कह सकते हैं कि कहानी लेखन एक कला है। उसमें घटना, पात्र, वातावरण, संवाद, भाषा और शैली, यह बातें महत्व की होती है। कहानी का पाठ पढ़ाते समय इन बातों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित किया जाए। कौन सी बातों की ओर? कि उसमें घटना कौन सी है, पात्र कौन से है, वातावरण कौन सा है, संवाद क्या है, भाषा शैली कौन सी है, इन बातों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित किया जाए। कहानी में पात्रों का बर्ताव उनके व्यक्तिमत्व के अनुसार होना चाहिए। जैसा कि कहानी में जो पात्र होते हैं, कोई मतलब अच्छा पात्र होता है, कोई बुरा पात्र होता है, तो उसका जो व्यक्तिमत्व है उसके व्यक्तिमत्व के अनुसार उसका पात्र होना चाहिए। भाषा और संवाद पात्र और वातावरण के अनुसार होने चाहिए। कहानी में रंजकता बहुत ही आवश्यक है। तो ये कहानी के बारे में महत्वपूर्ण बातें कुछ मैंने बताई। अभी आगे जाएंगे हम कि कहानी लिखते समय या लेखन करते समय जो दोष होते हैं लेखन कहानी में, उसका निराकरण कैसे करें। तो पहला दोष होता है लेखन करते समय, वो है खराब अक्षर। लेखन दोष में सबसे पहला दोष होता है खराब अक्षर। जब कोई अन्य व्यक्ति किसी का लेखन आसानी से नहीं पढ़ता तब उसे खराब अक्षर कहा जाता है। यानी अगर हमने लिखा और कोई आसानी से नहीं पढ़ सकता है तो उसको कहते हैं खराब अक्षर। इस वजह से अक्षरों का लेखन ठीक ढंग से न करना और एक अक्षर को दूसरे अक्षर में घुसेड़ देने से ऐसा होता है। मराठी में हर एक अक्षर अलग अलग लिखा जाता है। पेन या पेंसिल लिखते समय अलग अलग अक्षरों में न उठाने से खराब अक्षर का दोष उत्पन्न होता है।
खराब अक्षर सुधारने के लिए सुलेखन में देखो, बचपन में हम दो पंक्तियों वाली, दो लाइन वाली, चार लाइनों वाली कापी का इस्तेमाल किया है। इसका क्यों प्रयोग किया जाता है? सुलेखन करने के लिए। चलिए, सुलेखन वहीं पर अभ्यास करना चाहिए, तब जाके अच्छा अक्षर आता है। और यह अभ्यास से ही खराब अक्षर सुधारा जाता है। आजकल हस्ताक्षर के क्लासेस लिए जाते हैं। जो लोग भाषा विषय पढ़ाते हैं उनका हस्ताक्षर हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, यह पहला नियम है। तो कहानी लेखन में खराब अक्षर, यह लेखन का दोष हो सकता है, उसका निराकरण कैसा किया जाए ये भी हमने इसमें देखा। दूसरा होता है अनुचित गति, यानी स्पीड ज़्यादा होती है या कम होती है, अनुचित गति। अब कुछ लोग देखो बहुत धीमी गति या बहुत जल्द गति से लिखते हैं, तो आत्मविश्वास अगर नहीं रहा तो आत्मविश्वास के अभाव के कारण लेखन की गति कम होती है और मन पर एक तरह का तनाव जब होता है के कारण भी तेज गति। तनाव कब होता है? देखो परीक्षा में जब अपनी एग्जाम होती है तब हमारे मन पर तनाव होता है और हम अक्सर स्पीड से लिखते हैं लेखन, तो इस वजह से हमारी गति तेज होती है, क्योंकि हमको सब पेपर 3 घंटे में पूरा करना होता है। इस वजह से हमारी गति तेज होती है और उसके कारण हमारा अक्षर अच्छा नहीं आता। कभी कभी होता क्या है कि सुलभ अक्षर लिखने के लिए कुछ लोग देखो खुद धीमे धीमे गति से लिखते हैं, तो सुलभ अक्षर लिखने के लिए गति धीमी की जाती है। तेज गति के कारण अक्षर खराब होता है। अनुचित गति का दोष सुधारने के लिए पर्यवेक्षित अभ्यास यह एक उपाय है, यानी सुपरवाइज स्टडी जिसको कहते हैं कि अध्यापक की निगरानी में छात्रों को लिखने लगाना, छात्रों को जो लिखा है वो तुरंत जांचना, निर्धारित समय में निर्धारित पंक्तियां की गति से लिखना, हर एक अक्षर सुस्पष्ट लिखना, यह पर्यवेक्षित अभ्यास में यह उपाय किए जाते हैं। दूसरा है कहानी लेखन में दोष, वो होता है हमेशा सारे लोग, ज़्यादातर महाराष्ट्र के जो हम लोग हैं, हिंदी पढ़ाते समय, हिंदी लिखते समय उचित स्थान पर अनुच्छेद न करना। पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ दिए जाते हैं, हम क्या करते हैं एक बार लिखने लग गए कि लिखते ही जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि परिच्छेद करना चाहिए। कुछ लेखन ऐसे होते हैं कि कुछ लेखन में अनुच्छेद नहीं होते। लेखन प्रारंभ से अंत तक अखंड लिखा रहता है। वास्तव में हर एक मुद्दे के लिए अलग अलग अनुच्छेद होना आवश्यक होता है। अनुच्छेदों के कारण पढ़ने वाले को आकलन में सहायता मिलती है। पठन में बीच बीच में मानसिक विश्राम मिलता है और प्रारंभ से ही छात्रों में अनुच्छेद करके लिखने की आदत हमको डालनी चाहिए। यह कहानी लेखन का तीसरा दोष है और उसमें उपाय भी किए जाते हैं। अब कहानी कैसी पढ़ाती है देखो, कि हम सबसे पहले कहानी ढांचे के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, या कहानी किताब में दी गई वैसे पढ़ाई जाती है। ज़्यादातर बड़ी कक्षाओं में मुद्दों के आधार पर कहानी पढ़ाई जाती है, निचली कक्षाओं में, निम्न कक्षाओं में ढांचे के आधार पर कहानी पढ़ाई जाती है। और आमतौर पर हम यह कहानी प्रस्तावना, विषय प्रतिपादन, संकलन, उपयोजन, मूल्यमापन, ये इस सीढ़ियों का गृहपाठ, स्वाध्याय, इन सीढ़ियों का सहारा लेकर ही हम कहानी लेखन पढ़ाते हैं। इसको अलग से बोलने की जरूरत नहीं। ये हुई कहानी लेखन की बात।
और तीसरा है वो है पत्र लेखन। अब देखो, ये पत्र लेखन के बारे में सभी को जानकारी होती है कि पत्र किस तरह से लिखा जाता है, पत्र के कौन कौन से प्रकार है। पत्र लेखन यानी जब मौखिक रूप में हम किसी को कोई बात नहीं कह पाते तब जाके, मतलब जब मौखिक रूप में जब हम कोई अभिव्यक्ति संभव ना हो और जिससे अभिव्यक्ति करनी है वह पास हमारे न हो, तब हम पत्र लेखन के द्वारा अभिव्यक्ति की जाती है। देखो, हमारे जो पुराने जमाने में ये चलन था ज़्यादातर कि हमारे रिश्तेदार या कोई हमसे अगर कोई पास ना हो तो हम उसको पत्र लिखकर अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति उनके सामने पत्र के द्वारा रख सकते थे। आज पत्र लेखन का चलन कम हुआ है क्योंकि आज हमारे पास मोबाइल आए हैं और मोबाइल से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए आदमी से बातें कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर सकते हैं। मगर पत्र लेखन का एक महत्वपूर्ण एक काल था जब आज से 10 साल 15 साल पहले कि हम हमारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को जो हमारे पास नहीं होते थे, हम एक दूसरे को पत्र लिखकर, पत्र भेजकर एक दूसरे से बात करते थे। हमें जो कहना है हम अभिव्यक्त करते थे। हर एक व्यक्ति के जीवन में विभिन्न संदर्भों में पत्र लेखन करना पड़ता है। पत्र लेखन का जिसे पत्र लिखा गया उसके साथ जो नाता या संबंध होता है उसके आधार पर पत्र लेखन के प्रकार होते हैं। पत्र लेखन के प्रकार कौन से? देखो, एक है घरेलू पत्र या निजी या वैयक्तिक पत्र, और दूसरा है व्यावसायिक पत्र या सार्वजनिक प्रकाशन के लिए लिखे पत्र। घरेलू पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालयीन पत्र। अब ये पत्र लेखन के यह प्रकार है। अब पत्र के महत्वपूर्ण घटक कौन से होते हैं वह भी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अब देखो, पत्र लेखन के महत्वपूर्ण घटक यानी भेजने वाले का नाम, पता और दिनांक। उसके बाद पत्र प्रकार, अगर घरेलू पत्र है तो कहा आता है पत्र प्रकार घरेलू पत्र में पत्र भेजने वाले का नाम, पता और दिनांक कि पत्र के ऊपरी दाहिने कोने में उसको लिखा जाता है। अन्य प्रकार के अगर पत्र है तो पत्र के ऊपरी दाहिने कोने में ही वह लिखा जाता है, या पत्र के ऊपरी बाएं कोने में भी कुछ लोग लिखते हैं, या पत्र के अंत में बाएं कोने में भी कुछ लोग लिखते हैं। घरेलू पत्र में हमेशा पत्र के ऊपर दाहिने कोने में वह लिखा जाता है, मगर अन्य प्रकारों में व्यावसायिक पत्र हो, कार्यालयीन पत्र हो, सार्वजनिक प्रकाशन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उसमें पत्र के एक तो ऊपर बाएं कोने में या पत्र के अंत में बाएं कोने में लिखे जाते हैं। और हर एक पत्र में संबोधन जो होता है, माननीय, महनीय, आपका भवदीय, ये जो संबोधन होते हैं वह संबोधन पत्र के ऊपर की तरफ बाईं ओर हमेशा वहीं पर लिखे जाते हैं। तो ये पत्र लेखन का तीसरा जो नियम है वह है पत्र की प्रशस्ति या प्रारंभ करना या अभिवादन करना। सभी पत्र के प्रकार में बाईं ओर अभिवादन या प्रशस्ति या प्रारंभ किया जाता है। पत्र की समाप्ति खुद के इस पर होता है, स्थान निश्चित नहीं है उसका, स्वनिर्देश। कैसा होता है पत्र की समाप्ति? घरेलू पत्र अगर रहा तो पत्र समाप्ति पर दाहिनी ओर, व्यावसायिक पत्र अगर रहा पत्र समाप्ति पर बाईं ओर या दाहिनी तरफ, जैसे पहले निश्चित किया गया हो। दाहिनी ओर या बाईं ओर दोनों तरफ व्यावसायिक पत्र का समाप्ति की जाती है, मगर घरेलू पत्र में पत्र समाप्ति पर दाहिनी ओर ही किया जाता है।
ये वो है पत्र की समाप्ति। उसके बाद पत्र के अंग कौन से होते हैं देखो, यानी पत्र में मुद्दे कौन से आने चाहिए, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। पत्र के अंगों में देखो, घरेलू पत्र में कौन कौन से मुद्दे आते हैं? संबोधन, प्रारंभ, मध्य, अंत, अभिवादन, स्वनिर्देश, हस्ताक्षर। और व्यावसायिक पत्र में पाने वाले का नाम और पता, विषय संदर्भ, संबोधन, प्रारंभ, पत्र का मध्य, अंत, स्वनिर्देश, हस्ताक्षर, भेजने वाले का नाम और पता, यह व्यावसायिक पत्र में आता है। अब देखो, पत्र लेखन में जिसे पत्र लिखा जाता है उसका पता कहाँ पर आता है, तो उसका प्रकार ऊपर वो निर्भर है। घरेलू पत्र अगर रहा, घरेलू पत्र अगर रहा, तो पत्र जिसे लिखते हैं उसका पता कार्ड की पिछली बाजू निश्चित किए स्थान पर एक बाजू दी जाती है कार्ड में, घरेलू पत्र में पत्र जिसे लिखा है वहाँ पर निश्चित स्थान पर वो उसका पता और नाम लिखा जाता है। व्यावसायिक पत्र में लिफाफे पर दाहिने नीचे का कोना, लिफाफे पे जो नीचे का कोना होता है दाहिनी ओर, वहाँ पर लिखा जाता है। पत्र के प्रारंभ में नाम के नीचे और उसे इस तरह फोल्ड किया जाता है कि बाहरी लिफाफे के पारदर्शक हिस्से से वह सुस्पष्ट पढ़ा जा सकता है और बाहरी लिफाफे पर पता दोबारा नहीं लिखना पड़ता। यानी अंतर्देशीय पत्र जो होता है ना, तुमने अगर देखा होगा तो उसमें फोल्ड इस तरह से किया जाता है कि जिस तरह से पत्र लिखने वाले जिसे लिखा है उसका पता फोल्ड करने पर अपने आप ऊपर आता है और उसे उसके नीचे प्रेषक यानी जिसने पत्र लिखा है उसका नाम और पता अपने आप आ जाता है। यह पत्र लेखन के नियम है। उसके बाद में देखो, पत्र लेखन में विविध पत्रों में अनेक संबोधन होते हैं। अब ये संबोधन या प्रशस्ति या अभिवादन जिसको कहते हैं, या समाप्ति कैसे करनी चाहिए, स्वनिर्देश कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ नियम है। अपने से अगर बड़े रिश्तेदार व्यक्ति हो तो पत्र का संबोधन या प्रशस्ति कैसे दी जाती है? उन्हें परम पूज्य, पूज्यवर, तीर्थरु, पूज्य पिताजी या माताजी ऐसा लिखा जाता है, संबोधन लिखा जाता है या प्रशस्ति लिखी जाती है। और उनका अभिवादन या स्वनिर्देश किस तरह से किया जाता है कि आपका आज्ञाकारी, आपका कृपाकांक्षी, आपका लाडला, इस तरह से उनका अभिवादन किया जाता है। पत्र की समाप्ति की जाती है या पत्र में स्वनिर्देश, खुद के बारे में निर्देश दिया जाता है। दूसरे इसमें देखेंगे हम कि अपने से बड़े अन्य अपरिचित व्यक्ति अगर रहे, अपरिचित अगर रहे, बड़े रहे, तो आदरणीय, मान्यवर, महोदय, महाशय, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और अंत में अभिवादन करते समय, समाप्ति करते समय, स्वनिर्देश करते समय आपका नम्र, यह इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपने से छोटे अगर रहे और रिश्तेदार रहे, उम्र में हमसे छोटे और रिश्तेदार अगर रहे, तो चिरंजीव, प्रिय, यह शब्द से संबोधन किया जाता है या प्रशस्ति दिया जाती है। और स्वनिर्देश में, समाप्ति में तुम्हारा प्यारा, तुम्हारी हितैषी, तुम्हारा हितैषी, इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपने समवयस्क या मित्र अगर रहे तो उनके लिए संबोधन प्रिय, प्रियकर, प्रियवर, प्रियकर नहीं, प्रियवर, प्यारे मित्र, इस तरह से संबोधन किया जाता है। और तुम्हारा प्यारा, तुम्हारा मित्र, इस तरह से अभिवादन समाप्ति की जाती है। परिचित व्यक्ति अगर रहा
तो उनके बारे में प्रिय पूरा नाम उसके बाद लिखा जाता है कि जैसे तुम्हारा नाम है दीपक सरोदे, तो प्रिय दीपक सरोदे ऐसा लिखा जाता है। और बाद में पत्र का अंत करते समय, समाप्त करते समय, अभिवादन करते समय आपका गौतम गायकवाड़ स्नेह, आपका स्नेहांकित, इस तरह से लिखा जाता है। अपरिचित व्यक्ति हो, बड़ी स्त्री अगर हमसे रही तो हम मान्यवर महोदय आदरणीय ऐसा लिखते हैं और अंत में आपका यह शब्द लिखकर उसकी समाप्ति या स्वनिर्देश करते हैं। अपने प्रधानाध्यापक या प्राचार्य अगर रहे तो हम आपको आदरणीय, मान्यवर, महोदया, महोदय इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं और अंत में आपका आज्ञाकारी, आपका छात्र, आपका विद्यार्थी यह शब्द लिखे जाते हैं। संस्था प्रमुख अगर रहे तो हम श्री, व्यवस्थापक, संचालक या प्रमुख, मान्यवर, संपादक इस तरह से लिखा जाता है। और आपका विश्वास भाजन इस शब्द से अभिवादन किया जाता है, समाप्ति की जाती है। बधाई का पत्र अगर रहा, किसी को अभिनंदन करना है, बधाई अगर करनी है तो प्रिय, मान्यवर, आदरणीय जिसको बधाई देनी है उसके साथ के रिश्ते के अनुसार, जैसा बधाई हम जिसको दे रहे हैं उनका हमसे कैसा रिश्ता है, इस तरह से शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रिय, मान्यवर, आदरणीय। और समाप्ति करने पर आपका नम्र, विश्वास भाजन, आज्ञाकारी रिश्ते के अनुसार यह शब्द लिखे जाते हैं। आपकी प्रसन्नता में सुखी इस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में समवेदना पत्र अगर रहा तो उसका संबोधन किस तरह से किया जाता है? प्रिय, मान्यवर, आदरणीय जिसको समवेदना भेजनी है या हमें कुछ हमारे विचार अगर प्रकट करने अपने जैसे, तो उनके साथ जिस तरह से हमारा रिश्ता है उसके अनुसार संबोधन या प्रस्तुति की जाती है। अभिवादन या समाप्ति करने पर आपका नम्र, आज्ञाकारी रिश्ते के अनुसार यह शब्द आपके दुख में दुखी इस तरह से हमको श्रद्धांजलि का पत्र अगर लिखना है तो यह शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई अफसर रहा, अधिकारी अगर रहा तो श्रीमान, मान्यवर महोदय, कार्यालय अगर रहा तो कार्यालय में केवल श्रीमान शब्द का प्रयोग न करते हुए महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आखिरी में अभिवादन समाप्ति करने पर, स्वनिर्देश करने पर बहुधीय यह शब्द लिखा जाता है। तो ये वे पत्र लेखन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज हमने कहानी लेखन क्या होता है यह देखा। कहानी लेखन के दोष कौन से हैं उसको निपटाने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए कौन कौन सी उपाय है यह भी देखे। उसके बाद में हमने पत्र लेखन के प्रकार देखे, पत्र लेखन के बारे में महत्वपूर्ण घटक कौन से है पत्र के ये देखे, और पत्र के विविध अंग कौन से ये भी देखे। उसके बाद में पत्र में, विविध पत्रों में संबोधन किस तरह से किया जाता है, प्रशस्ति किस तरह से, अभिवादन किस तरह से किया जाता है और समाप्ति किस तरह से की जाती है, स्वनिर्देश किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में जानकारी हमने आज के इसमें हासिल की। तो